Positive list क्या है? It is the list that contains those products the import of which is allowed. ये वो लिस्ट है जिसमें वो प्रोडक्ट मेंशन होते हैं जिसकी इंपोर्ट स्टेट अलाउ करता है. हाँ, बट द रेशियो ऑफ टैक्स वेरी करता है. बाद में इसकी समझ आ जाएगी, सिर्फ फिलहाल इतना ही समझो. आओ इंपोर्ट लो. ये जो क्या कहते हैं, गोलो मोटोलो सा है, क्या नाम है, डॉक्टर सैफ, मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव लिस्ट. ये पॉजिटिव लिस्ट में मैंने इनका नाम मेंशन कर दिया तो इसकी इंपोर्ट लाऊं. कंप्यूटर है, पॉजिटिव लिस्ट में मेंशन होगा. गाड़ी है, पॉजिटिव लिस्ट में मेंशन होगा. वॉच है, पॉजिटिव लिस्ट में मेंशन होगा. तो जो प्रोडक्ट पॉजिटिव लिस्ट में मेंशन हो जाए उसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगता है? अब फिलहाल इधर ही रहने दो. यानी मिसाल के तौर पे जापानीज गाड़ी, मतलब क्या बेतहाशा टैक्स है. एक रिश्तेदार थे, उनके लिए थी बेसिकली, उनके लिए नी रिप्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा टैक्स किस प्रोग्राम में तैयार होती है, तो इसलिए गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैक्स ज्यादा है. अच्छा, एक तो ये बात समझे. दूसरा ये समझे नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट क्या है? It contains those products the import of which is not allowed. नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसकी इंपोर्ट पे पाबंदी हो, मतलब सिरे से इंपोर्ट कर ही नहीं सकते. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती. A 3 years old Japanese or German or American or British car cannot be imported into Pakistan. Less than 3 years older car can be imported, but more than 3 years older car cannot be imported. For example, so negative list is the list that contains those products the import of which is banned, जिसके import पे पाबंदी. बात सबको समझ आ गई? आगे आपको टॉपिक इसी पे समझ आनी है ना. अब समझो प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शनिज्म क्या है?
जब किसी मुल्क के लोकल प्रोडक्ट्स फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट ना कर पा रहे हैं, किसी मुल्क के लोकल प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ कंपीट ना कर पा रहे हों इन द लोकल मार्केट ऑफ द कंट्री, when the products of a country are unable, local products of a country are unable to compete with the imported products in the local market of the country. ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, डिसएडवांटेजियस सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी कार्स कैन नॉट compete with the Japanese cars. वही टोयोटा की गाड़ी होगी, जापान ने बनाई होगी तो बहुत बेहतर होगी. यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कैसे कैसे समझता है. अब हर कोई खुद अपनी नोट करें. अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 2024 मॉडल की टोयोटा का कोई ब्रांड है वो आ गया है, और जापानीज गाड़ी 2010-11 मॉडल है, वो 2010-11 मॉडलों से बेहतर होगी क्वालिटी में, ग्रिप में, हर चीज में. तो पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ जब कंपीट ना कर पा रहे हो, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो. तो तब स्टेट क्या करता है? इम्पोज करता है हायर टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स मेंशन्ड इन द पॉजिटिव लिस्ट. मिसाल के तौर पे कैसे? पाकिस्तान में 3 साल से कम पुरानी गाड़ी, a car that is lesser than 3 years old, less than 3 years old car can be imported. It is allowed to be imported, but the proportional ratio of tax would always be higher. वो इतना हाई होगा कि उसके मुकाबले में पाकिस्तानी गाड़ियां सस्ती पड़ेंगी, और 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नेगेटिव लिस्ट में चली जाएगी. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अपने जो लोकल पुरानी गाड़ियां हैं वो उसकी सर्कुलेशन हो मार्केट में. So protectionism is impose higher taxes या नॉन टैक्सेस बैरियर्स. यानी कोई प्रोडक्ट है पॉजिटिव लिस्ट में तो मेंशन है, लेकिन उस पर टैक्स का रेशो ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हायर टैरिफ बैरियर. हायर टैरिफ बैरियर. दूसरा, नेगेटिव लिस्ट में मेंशन है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर. मतलब क्या? सिरे से अलाउड ही नहीं इंपोर्ट करना. So protectionism is imposing higher tariffs on the products mentioned in the positive list and imposing negative list या non-tariff barriers is protectionism. ये है protectionism. State ये कब करता है? When the local products are unable to compete with the foreign products. कंपटीशन दो चीजों में होगी, प्राइस में, दूसरा क्वालिटी में. अगर प्राइस में ज्यादा है लोकल प्रोडक्ट और क्वालिटी उसकी कम है, और इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस कम है, क्वालिटी बेहतर है, तो लोग तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे. तो उससे क्या होता है? लोकल प्रोडक्ट, लोकल इंडस्ट्री को सेटबैक होता है. तो स्टेट हुकूमत क्या करती है? इंपोज करती है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स. दूसरा, when the country is faced with trade deficit. ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या? Imports are higher or more and exports are less. Imports ज्यादा है, exports कम है. तो उससे मुल्क को नुकसान क्या होगा? डिक्लाइन होगा उसके डॉलर रिजर्व्स में, डिप्लीट करेंगे
डिप्लीशन होगी ऑफ डॉलर रिजर्व्स। डॉलर रिजर्व्स डिप्लीट करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। तो जब भी एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज्यादा हो, तो उस मुल्क के साथ प्रॉब्लम क्या आ जाता है? डॉलर रिजर्व का मसला आ जाता है। ये फॉरेन रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व्स एक ही बात है। तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना आता है। मतलब क्या? उसके पास डॉलर पे करने के लिए होते नहीं है या बहुत कम हो जाते हैं, तो वो पेमेंट नहीं कर पाता। तो जब भी किसी मुल्क का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो, तो उस मुल्क को मजबूरन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगाने पड़ते हैं ताकि उसके इंपोर्ट कम हो जाए। तीसरा, when the government in power is nationalist, populist in policies। मतलब क्या? when it does not believe in free trade, जब वो फ्री ट्रेड में बिलीव नहीं करता। ट्रंप क्या कहता है? अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट फर्स्ट। तो मुझे ऐसा फ्री ट्रेड पसंद नहीं है या मुझे काबिल कबूल नहीं है जिसमें एक मुल्क ओवरवेलमिंगली फायदा उठा रहा हो बाय एक्सपोर्टिंग और दूसरे मुल्क को ओवरवेलमिंगली नुकसान हो रहा हो बाय इंपोर्टिंग। तो मुझे ऐसा फ्री ट्रेड पसंद नहीं है या मुझे काबिल कबूल नहीं। तो जिस मुल्क में ऐसी हुकूमत पावर में आ जाती है तो वो क्या लगाती है? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा होगा, आज फिर कह रहा हूं, याद रखो, जिस शख्स ने भी यानी स्टूडेंट ने टॉपिक टॉपिक के बेस को समझ लिया, वो कभी मार नहीं खाएगा या खाएगी। हाँ, फ्री ट्रेड क्या है? एग्जैक्टली द ऑपोजिट है। when the government removes the tariff and the non tariff barriers। मतलब क्या? टैक्सेस कम करना और दूसरा नेगेटिव लेस को खत्म करना या बहुत कम वीक करना या कम से कम प्रोडक्ट उसमें मेंशन करना। वीक करने का मतलब क्या? कम से कम प्रोडक्ट नेगेटिव लेस में मेंशन या बिल्कुल खत्म कर देना। और दूसरा मेंशन है उस पर टैक्सेस को कम किया जाए। तो जब भी मुल्क टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स रिमूव करता है तो इसका मतलब क्या? वो फ्री ट्रेड करता है। कैसे? द रेशियो ऑफ टैक्स या द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फ्री ट्रेड वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, country to country, product to product, situation to situation। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री का इस वक्त यूएस हायर टैरिफ लगा चुका है ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। पाकिस्तान हायर टैक्सेस लगा चुका है ऑन मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। पहला एग्जांपल है फ्री ट्रेड का कि कंट्री टू कंट्री। अब चाइना जो है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा सपोर्टर ऑफ फ्री ट्रेड है। दुनिया में सबसे बड़ा सपोर्टर ऑफ फ्री ट्रेड इस वक्त कौन है? चाइना।
फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिचुएशन टू सिचुएशन। आवाज कम आ रही है, पता नहीं आवाज क्यों कम आ रही है, मैं तो बगैर पीक पे बात कर रहा हूं, वॉल्यूम भी पूरी है। सिचुएशन टू सिचुएशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फ्री ट्रेड को प्रमोट किया। नाइनटीन 40s 50s 60s 70s 80s 90s यूएस को फ्री ट्रेड सूट करता था, लेकिन आज उसी यूएस को फ्री ट्रेड सूट नहीं करता। किसके साथ? डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, खासतौर पे चाइना के साथ, ब्राजील के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंडिया के साथ। क्यों? इन ममालिक के प्रोडक्ट्स चीपर हैं, यूएस के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कंपीट नहीं कर पा रहे, दे आर अनेबल टू कंपीट, वो कंपीट नहीं कर पा रहे। जो यूएस प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ या बच्चा डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे। पहले यूएस प्रोडक्ट्स कंपीट कर सकते थे, आज नहीं कर सकते। तो अमेरिका को पहले फ्री ट्रेड शूट करता था, आज शूट नहीं करता। सिचुएशन टू सिचुएशन। तीसरा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। किसी भी मुल्क को सबसे ज्यादा जो टैक्स रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ टैक्स करता है, किसी भी कोई भी मुल्क जो सबसे कम टैक्स लगाता है वो किस पे लगाता है? वो लगाता है ऑन रॉ मटेरियल, द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल के इंपोर्ट पे टैक्स, आपकी इंडस्ट्री के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए उस पे कम से कम टैक्स लगाना। दूसरा, हाफ फिनिश्ड गुड्स जो अभी कंप्लीटली तैयार नहीं हुए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो मोबाइल इंडस्ट्री है या कार इंडस्ट्री है, कार व्हीकल ऑटोमोबाइल, उनके हम क्या इंपोर्ट करते हैं? स्पेयर पार्ट्स। तो उस पर टैक्स कंपेयर टू रॉ मटेरियल तो ज्यादा है, लेकिन फिनिश गुड के मुकाबले में उस पर टैक्स कम है। तीसरा, सब उसके कंपेयर ज्यादा टैक्स किस पे लागू होता है? वो फिनिश प्रोडक्ट, ज्यादा टैक्स लागू होता है। और उससे भी ज्यादा टैक्स किस पे लागू होता है? जब सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट उस मुल्क में वो तैयार होते हो, तो उस तरह के प्रोडक्ट पर टैक्स ज्यादा लागू होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में गाड़ियां तैयार हो रही हैं, तो हम गाड़ियां जो बाहर की इंपोर्टेड गाड़ियां उस पर टैक्स ज्यादा लगाते हैं। अच्छा, now when does a state do that? स्टेट कब ऐसा करता है? when the local products are more and more competitive in nature। मतलब क्या? एक मुल्क जो प्रोडक्ट तैयार करता है उसके प्रोडक्ट ज्यादा competitive in nature होते हैं, वो compete करते हैं, क्वालिटी में भी, प्राइस में भी, क्वालिटी में भी, प्राइस में भी। जब वो compete करते हो तो उस मुल्क को सूट करता है क्या? फ्री ट्रेड। चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इस वक्त बांग्लादेश एक बड़ा एग्जाम्पल है, इंडिया एक बड़ा एग्जाम्पल है, साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
अरूज, जो पैसे कमाने होते हैं ना, तुमने जो ये कोट पहना है, अगर ये कोट चाइनीज है मिसाल के तौर पे, तो ये कोट तैयार होगा मिसाल के तौर पे $10 में, लेकिन यही कोट अगर अमेरिका में तैयार होगा तो उस पर खर्चा हो जाएगा $50। तो अब जो अब चाइना है, दुनिया के किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगा और वो रिप्लेस करेगा किसको? यूएस को और बाकी तमाम महंगे प्रोडक्ट्स को वो रिप्लेस करेगा। जब वो रिप्लेस करेगा तो उसका मतलब क्या? उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या? उसकी इंडस्ट्री प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, वो इंडस्ट्री टैक्स देगी, एक्सपोर्टर टैक्स देगा, इंडस्ट्री टैक्स देगी, एक्सपोर्टर टैक्स देगा, डॉलर आएंगे। तो फायदा यूं होता है। फायदे के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता। एक अर्निंग है ऑफ द टैक्स, इन टैक्स स्टेट अर्न करता है किसके जरिए? टैक्स के जरिए। एक अर्निंग है इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाना, एक अर्निंग है एक्सपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाना। ओके, नेक्स्ट। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। फ्री ट्रेड कैसे प्रमोट हुआ? यस शुजा बशीर, यू राइट। 80 तरफ, इसमें क्या हुआ था? तमाम ने 45 में नहीं था, ये 44। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ब्रिटेन वुड सिस्टम 1944, 45 नहीं। हाँ जी। इसने फ्री ट्रेड को कैसे प्रमोट किया? इंट्रोड्यूस किया GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। और उसमें क्या हुआ था? कंट्रीज वर एनकरेज्ड टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर, एक तो इसने किया। दूसरा, WTO बना 1995। इसमें दो चीजें हुई। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, FTAs, वही पुराना कंसेप्ट मजीद एक्सपैंड हुआ। दूसरा, MFN आया, मोस्ट फेवरेट नेशन, मोस्ट फेवरेट नेशन आया। ये मोस्ट फेवरेट नेशन क्या? इट इज a status awarded by a country to another. आयशा, मैंने अभी इतनी तफसील में एक्सप्लेन किया कि टैरिफ क्या है, नॉन टैरिफ क्या है। नेगेटिव लिस्ट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब क्या? प्रोडक्ट नेगेटिव लिस्ट में ही मेंशन है, इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है। सवाल तो टैक्स का उठा ही नहीं, बस अलाउड ही नहीं है। कुछ 13,000 डिफरेंट इंडियन प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान में, उसकी इंपोर्ट पाबंदी है, नेगेटिव लिस्ट में है। अच्छा, 1995 में WTO ने एक तो FTA एग्रीमेंट को मजीद एक्सपैंड किया, दूसरा क्या कर दिया? MFN, मोस्ट फेवरेट नेशन का कंसेप्ट दे दिया। ये कंसेप्ट क्या है? दो ममालिक ये आपस में बायलैटरली अवार्ड करते हैं।
مثال کے طور پہ پاکستان نے چائنا کو دیا, چائنا نے پاکستان کو دیا. جب یہ سٹیٹس دو ممالک آپس میں اوارڈ کر لیتے ہیں تو دے آر باؤنڈ ٹو ریڈیوس دا ٹیرف اینڈ ٹیرف بیریئرز. کہاں تک رکھیں گے؟ میکسیمم 38% رکھیں گے, منیمم could come down to 12%, even to 0% بھی آ سکتے ہیں. لیکن رینج کیا ہے؟ 38% is the upper limit. اس سے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے. اگر آپ نے ایم ایف این اسٹیٹس کسی کو دیا ہے تو 115 نے فری ٹریڈ کو پروموٹ کیا. ریجنل آرگنائزیشن are open for trade and people, اس لیے بارڈر لیس کہتے ہیں. یورپ نے کیا کر دیا؟ ٹیرف کو کیا کر دیا؟ زیرو کر دیا. میکسیمم کتنا ہے؟ ان ریئر کیسز 12%, منیمم زیرو. فری ٹریڈ کو مزید پروموٹ کیا. ڈن. اب آ جاؤ ٹاپک پہ. اب آپ کو ایک چیز آرام سے سمجھ آئے گی, کنسپٹ سمجھ لیے. یو ایس چائنا ٹریڈ وار زیادہ ہوتا ہے. پاکستان میں آئی فون لگژری گڈ ہے. نہیں, آئی فون ہمارے پاس چائنا سے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور چائنا کے ہر کسی پروڈکٹ کو ہم نے 38% توڑ کے رکھا ہے. پھر یہ جو ٹریڈ اگریمنٹ ہے دو ممالک کے دیکھیے, میں اکنامکس نہیں پہن کہ کون سا پروڈکٹ ہم نے نیگیٹو لیس میں رکھنا ہے, کون سے پروڈکٹ پہ ہم نے 38% رکھنا ہے, کس پہ ہم نے 100% رکھنا ہے. یہ اسٹیٹ آپس میں یہ اگریمنٹ کس لیے؟ ایک ایم ایف این ہے, ایک ایف ٹی اے ہے. یا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی, US and China entered into the largest trade war of World War I. याद रखो, वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड वर नॉट ओनली द. मुझे समझ आ गई. अब डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए. ہے تو پھر یہ تمہیں سمجھ کیسی آئی؟ اوکے, اب ٹھیک ہے. اوکے, اب ٹھیک ہے. All right. US-China entered into the largest trade war of the century, where US initiated the war and China retaliated. US نے initiate کیا, China نے retaliate کیا. کیسے؟ US imposed higher tariffs on Chinese products. For instance, electrical equipments,
माइक्रो एवन, सोलर पैनल्स, वॉशिंग मशीन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे, लैपटॉप्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स पे, इंजन्स पे, क्या कहते हैं, इसके अलावा फिर जो एल्यूमिनियम एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम गुड्स पे, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे हायर ड्यूटीज लागू किए। मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिव लिस्ट बना लो, मैंने ये नहीं कहा कि नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए, मैंने कहा कि हायर टैरिफ बैरियर लगा दिए। अच्छा, इसी में एक और पैराग्राफ ऐड कर दो, क्योंकि अब रिसेंटली हुआ है, ये यूएस वाला ये पॉइंट है। अब दिस वाज ऑल डन बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसने किया था? नीचे लिखो, नीचे 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 नीचे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात नीचे ले आओ। जहां पे यूएस खत्म होता है, यहाँ पे यूएस वाला, हाँ जी, यहाँ से काट के यूएस, जल्दी करो। हाँ जी, पैराग्राफ जो एंड होता है, इम्पोज्ड बाय यूएस, नहीं, इम्पोज्ड बाय यूएस। हाँ जी, हाँ, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए थे। अब currently Biden administration has taken even severe measures. Biden administration ने मजीद severe कर दिए the tariff barriers against the Chinese products. कैसे? $20 billion के नए टैक्सेस लगा दिए, $20 billion के नए टैक्सेस लगा दिए, billion dollars के new taxes imposed on the import of Chinese electrical cars, semiconductors, steel and aluminum goods. ये बाइडेन ने कर दिया। तो पहले हमने ट्रम्प कहा, फिर हमने बाइडेन कहा। डन। In response, China retaliated. China ने retaliate किया by imposing higher duties on American products. उन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे हायर ड्यूटीज लागू करना शुरू कर दी। सबसे ज्यादा किस पे लगा दिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा सोयाबीन, सोयाबीन पे लगा दिए। दूसरा लाइन में सोयाबीन लिखा हुआ है, सोयाबीन पे लगा दिए। उसके बाद ग्रेन्स पे लगा दिए, ग्रेन्स। तुम किधर हो? एक तो मेरे फ्लो को ना तोड़ो, मुझे ना, मेरा दिल, एक काश तुम सामने होती। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सेकंड लाइन में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक सोयाबीन, ग्रेन्स, pulses, etc. उसके बाद फिर ये आफ्टर एग्रीकल्चर को हटा दें, एग्रीकल्चर लफ्ज भी हटा दो। हाँ जी, उसके बाद फिर चाइना इम्पोज्ड, बैन नहीं, पता नहीं किसने लफ्ज लिखा है, चाइना इम्पोज्ड higher duties on American electronic products, simple electronic goods. Electronic goods like imposed higher duties on electronic goods like Apple,
and micron. Micron. ایک منٹ اذان ہو رہی ہے، صبر کیجیے گا تھوڑا سا صبر، اذان ہو رہی ہے. Okay, now اس کے بعد پھر چائنا also imposed higher duties. یہاں پہ پھر لفظ بین لکھا ہوا ہے. China also imposed higher duties on US. الیکٹرانک پہ لکھا ہوا ہے، یہ سینٹینس مٹا دو. الیکٹرانک والا یہ سینٹینس پورا مٹا دو، یہ مٹا دو. مائکرون کے بعد سینٹینس مٹا دے. یار آواز کیوں کم آ رہی ہے؟ میں تو اتنا تیز تیز بول رہا ہوں، پھر شاید نیٹ کا ایشو ہوگا. بیٹر نا. اچھا تم لوگوں میں ایک وہ ہے، وہ اتنے پیار سے کہہ رہی ہے جیسے میں اس کو کچھ کہہ نہ دوں. میں تو پھر بھی کہوں گا یس ریسپیکٹیبل سر. ریسپیکٹیبل نہیں. رائٹ. بخاری تمہیں بندہ نا. ایک منٹ، ہمارا گل کہتی آپ سے ڈر لگتا ہے. واہ، کسی کو مجھ سے ڈر بھی لگتا ہے. یہ خوشی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پریشانی کی بات ہے، کوئی مجھ سے ڈر رہا ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ لفظ ریسپیکٹیبل ہے، یہ بیکاز آف لو اینڈ ریسپیکٹ نہیں آ رہا، بلکہ بیکاز آف فیئر آ رہا ہے. رائٹ. اٹس ناٹ یور فیلئر، اٹس مائی فیلئر. نو، اب تم جتنا بھی چینج کرو تمہاری ایسی کہ تیسی. علی خورائے تم جو بھی کہو، اس نے بات کر لی. نہیں نہیں، میں نے مائنڈ کر لیا. بلی کو دیکھو، واہ
اوکے، ہمارا تم پچھلی جنم میں بلی تھی، مجھے نہیں پتا تھا. او واو، کیا بن کے تم نے انسان بن کے کیا تیر مار لیا؟ اب بھی بلی ہوتی. دانیال، میں اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا ہوں. مجھے واٹ لگانا آتا ہے. مجھے ناراض ہونا بڑا مشکل سے آتا ہے. ڈونٹ وری. اوکے، آلرائٹ. سو یو ایس نے چائنیز پروڈکٹس پہ اینڈ ریٹرن چائنا نے یو ایس کے پروڈکٹس پہ ہائر ڈیوٹیز لاگو کیے. یہ فینامنا کلیئر؟ نیکسٹ، ریزنز ایسا کیوں کیا؟ یو ایس ہیڈ ٹو پروٹیکٹ اٹس لوکل انڈسٹری. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ یو ایس کو اپنی لوکل انڈسٹری پروٹیکٹ کرنی تھی. کیوں؟ US products were unable to compete with the Chinese products in the local market of United States of America. امریکہ کے اپنے پروڈکٹ اپنے ہی مارکیٹ میں چائنا کے پروڈکٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ چائنیز پروڈکٹ چیپر ہے ان پرائس. کیوں چیپر ہے؟ وہاں پہ پروڈکشن کاسٹ کم ہے، لیبر ریٹ کم ہے، ٹیکسز کم ہے، اور جس کرنسی میں تیار ہو رہا ہے چائنیز پروڈکٹ وہ یوان ہے، چائنیز کرنسی، اس کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں کم ہے. So multiple factors resulted into the cheaper production of the Chinese goods. And when they reach to American markets, they are far cheaper than those of the American products. دوسرا، China produces ڈسپوزیبل پروڈکٹس. وہ ڈسپوزیبل پروڈکٹ بناتا ہے، وہ ڈسپوزیبل پروڈکٹ بناتا ہے. مطلب کیا؟ وہ کہتا ہے کہ کیا 10 10 سال 5 5 سال کے پروڈکٹ کی وہ کرو گے، 6 مہینے سال پروڈکٹ استعمال کرو اس کے بعد پھینک دو. اس نے ڈسپوزیبل پروڈکٹ کنسپٹ دے دیا. کچن کے تمام پروڈکٹ کو دیکھیں، انہوں نے اسٹیل والے ایلومینیم والے پروڈکٹس ریپلیس کروا دیے. کیسے؟ ڈسپوزیبل پروڈکٹ سے. ڈائننگ کے آپ کے پروڈکٹس، فریج کے پروڈکٹس، ڈومیسٹک تمام پروڈکٹس نے کیا کر دیا؟ ڈسپوزیبل کر دیا. تو دوسرا، وہ ڈسپوزیبل پروڈکٹ بناتا ہے، وہ سستے ہیں. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ چائنا مارکیٹ کے مطابق دیکھ کے پروڈکٹ بناتا ہے. سب سے مہنگے یا بہتر پروڈکٹ کس کے لیے بناتا ہے؟ یورپ کے لیے، اور وہ بھی سینٹرل یورپ کے لیے. دوسرے نمبر پہ بہتر پروڈکٹ کس کے لیے بناتا ہے؟ امریکہ کے لیے، نارتھ امریکہ کے لیے. تیسرے نمبر پہ مڈل ایسٹ کے لیے، جاپان کے لیے، ساؤتھ کوریا کے لیے. اور سب سے سستے پروڈکٹ کس کے لیے بناتا ہے؟ ساؤتھ ایشین کنٹریز، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان کے لیے. کیونکہ ان کو پتا کہ یہاں پہ لوگوں کی پرچیزنگ کیپیسٹی کیا ہے؟ کم ہے. تو چائنا چیپر پروڈیوسر ہے اور امریکن پروڈکٹ چائنا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے، اس لیے اس نے پروٹیکشنسٹ میجر اٹھا لی امریکہ نے اگینسٹ چائنا. دوسرا، اپنا تجارتی خسارہ اس کا بہت زیادہ تھا. کتنا تھا؟ 2017-18 میں $635 بلین ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، جن میں سے مور دین $300 بلین ٹریڈ ڈیفیسٹ واز along with چائنا. تو اس لیے سب سے پہلے اس نے کس پہ ٹیرف لگا دیے؟ چائنا پہ. چائنا نے کیوں لگا دیے؟ چائنا نے ریٹیلیشن میں لگا دیے. کیوں؟ چائنا کے ایکسپورٹس ٹورڈز یو ایس ڈکلائن بائی آلموسٹ $200 بلین. یعنی 400 بلین سے وہ 200 بلین کے آس پاس پہ آ گیا. اس کے ایکسپورٹس ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کم ہو گئے. دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ مارکیٹ فار چائنا کون تھا؟ یو ایس. اس نے اپنے ایکسپورٹس یعنی امپورٹس فرام چائنا کم کر دیے، تو چائنا کے ایکسپورٹس ٹورڈ یو ایس ڈکلائن کر گئے. ایکسپورٹ میں کمی کا مطلب کیا؟ ڈالر ارننگ میں کمی، ڈالر کی کمی آ گئی. دوسرا، ان کے انڈسٹریل کی پروڈکشن کم ہو گئی. انڈسٹریز نے پروڈکشن کم کر دی تو اس نے ڈاؤن سائزنگ کر جاب، لوگوں کو جاب سے نکالا.
تو چائنا پہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس پڑے، اس لیے چائنا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. کیسے؟ انہوں نے چائنا کے ہواوے فون کو ٹارگٹ کیا، تو چائنا کے پاس دوسرا شوامی کو ٹارگٹ کیا، تو چائنا کے پاس تو آپشن تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایپل کو ٹارگٹ کرے. تو چائنا نے جو بھی کیا ریٹیلیشن میں کیا. امپلیکیشنز آگے آؤ. سب سے بڑا امپلیکیشن کیا تھا؟ دا ریوائول آف دا لوکل انڈسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جب اس نے ہائر ڈیوٹیز لاگو کر دیے چائنیز پروڈکٹس پہ تو اس سے کیا ہوا؟ لوکل انڈسٹری دوبارہ ریوائو ہونا شروع ہو گئی. عائشہ بابر وہ ایسا نہیں ہے. چائنا سے جو ایپل نکلا ہے یا نکل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کنزیومر آف ایپل کون؟ چائنا. تو چائنا میں ہی انڈسٹری ایپل نے لگا دی اور ان ریجنل کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ چائنا سے ہوتا تھا. لیکن اب ہوا کیا کہ چائنا نے ایپل کا استعمال بین کر دیا ہے، اپنے ملک میں استعمال بین کر دیا ہے. ظاہری بات ہے وہاں پہ تو پروڈکشن تو اس نے بند کرنی تھی. اب وہ وہاں سے انڈیا موو کر رہے ہیں، ساؤتھ کوریا اور انڈیا دونوں موو کر رہے ہیں. آلرائٹ. سو یو ایس کی لوکل انڈسٹری ریوائو ہونا شروع ہوئی. دوسرا، یو ایس نے کیا کر دیا؟ اپنا تجارتی خسارہ کم کیا. کیسے؟ میں نے ایکسپلین کیا. اس کے بعد چائنا کو نقصان ہوا. کیسے نقصان ہوا؟ چائنا کو یہ نقصان ہوا کہ جو اچھا ایک اور بھی پوائنٹ اس میں ایڈ کر دیں، 2 کے بعد تھرڈ پوائنٹ ایڈ کر دیں. سیٹ بیک ٹو دا ایگریکلچر سیکٹر آف یو ایس. جی، سیٹ بیک ٹو دا ایگریکلچر سیکٹر آف یو ایس. کیسے؟ China has been the largest exporting market. چائنا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ مارکیٹ رہا for the American agricultural commodities, especially grains like wheat, corns, اور اس کے بعد پھر seeds, especially of soybean, اس کے بعد پھر سن فلاور، اور اس کے علاوہ پھر لائف اسٹاک گڈس، لائف اسٹاک کموڈیٹیز، لائف اسٹاک جانور جس کو ہم کہتے ہیں، دودھ، ملک وغیرہ، اس میں کمی آئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ چائنا کے ڈکلائن ان دا ایکسپورٹس، امپورٹس نہیں، ایکسپورٹس آف چائنا. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ ڈکلائن ان دا ایکسپورٹس آف چائنا. چائنا کے ایکسپورٹس میں کمی ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایکسپلین کیا یہ پوائنٹ. جنت تمہیں میں جنت سے نکال کے نا وہاں پہنچا دوں گا.
नहीं देता ब्रेक, नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म कर दो, मैं ब्रेक दूंगा, सबर करो। अब ये याद रखो, ये टॉपिक बहुत सारा रहता है। सना इन तो खुदा जमड़ा का जी। डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ चाइना हुआ, उसके बाद फिर रिवाइवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हुआ इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी। वाह जन्नत, तुम इस तरह दिखती हो, कितनी क्यूट दिखती हो। देखा, तुम्हारी थकावट खत्म, अब मुझे पढ़ाने दो प्लीज। ओके, रिवाइवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे? दुनिया के दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स ने एक दूसरे के खिलाफ, ओ ओके ओके, दूसरी क्लास है तुम लोगों की, ठीक है, ब्रेक करता हूँ। दुनिया के दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स ने एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए। और उसके बाद फिर यूरोप पे भी, जापान पे भी, इंडिया पे भी, ऑस्ट्रेलिया पे भी, दूसरे ममालिक पे भी यूएस ने सेलेक्टिवली हायर ड्यूटीज लागू कर दिए। इन रिटर्न इन तमाम ममालिक ने यूएस पे भी लागू कर दिए। तो इससे क्या हुआ? रिवाइवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हुआ। उससे बड़ा फायदा क्या हुआ चाइना को? चाइना इज इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट। सबसे बड़ा क्या हुआ? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें यूएस था, जापान, आसियान कंट्रीज, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड वगैरह, इन इस ऑर्गेनाइजेशन से यूएस निकल गया। ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएस निकल गया और इन ममालिक पे हायर ड्यूटीज उन्होंने लगा दी। तो ये मौका था चाइना के लिए कि उसके साथ क्या साइन कर दे? RCEP, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन कर दी। दूसरा, चाइना ने यूरोप के साथ नया ट्रेड डील साइन कर दिया 2018 में। तो उसके बाद चाइना और यूरोप के ट्रेड में एक ट्रेमेंडस इंक्रीज आया है, स्पेसिफिकली विद द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। डन। नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों को ब्रेक चाहिए या ये करवा दूं पहले? ये बता दूं, टॉपिक अभी मैंने कुछ 30% भी कवर नहीं किया। ओके, ब्रेक, ठीक है, चलो। 15 to 20 minutes ब्रेक, ओके। 1740s में बाई यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड देन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर क्या था ये? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। याद रखो, पेपर पेपर करेंसी की प्रिंटिंग वाज कंडीशनड, जिधर भी पेपर करेंसी थी वो कंडीशन था अगेंस्ट गोल्ड। किसी को ये ना कहना कि हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं पढ़ी। फॉर एग्जांपल, ट्रेड का फिनोमेना मैंने समझा दिया, अब करेंसी का फिनोमेना समझा रहा हूं। सो पहली बार जो पेपर करेंसी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1746 में हुई थी, यानी 1740s में बाय यूनाइटेड किंगडम पर दुनिया के बकिया ममालिक ने कर दी। और फिर हुआ क्या? वो प्रिंटिंग ऑफ द पेपर करेंसी वाज कंडीशनड अगेंस्ट गोल्ड। और 1740s से लेके 1944 तक ये फिनोमेना रहा। फिर 1944 प्रिंटिंग ऑफ
यार एक कसम से मैं इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ एकदम तुम लोग आराम से कह दो सर आवाज नहीं आ रही। गुल, मैं तुझे ना गुल से ओके। तो 1944 में पेपर करेंसी की प्रिंटिंग किसके अगेंस्ट हुई? पेपर करेंसी की प्रिंटिंग हुई, नहीं 1944 में प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, यू कहे ऑफ डॉलर, ऑफ डॉलर यानी यूएस डॉलर अगेंस्ट गोल्ड करेगा, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड प्रिंट, वो प्रिंटिंग करेंगे अगेंस्ट डॉलर। अमेरिका प्रिंटिंग करेगा अपने डॉलर को अगेंस्ट गोल्ड, बकिया दुनिया के ममालिक प्रिंटिंग करेंगे अगेंस्ट डॉलर। ये बात क्लियर हो गई? और ये कहां पे डिसाइड हुआ था? ब्रिटेन वुड्स में, ब्रिटेन वुड सिस्टम में डिसाइड हुआ था। अब करंट क्या है? करंट सिचुएशन, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्रिंट करता है PKR अगेंस्ट डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो, यन। इनमें से एक भी करेंसी हमारे पास हो, उसके खिलाफ हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। राइट नाउ, अब एक समझ आ गई है कि मुझे हिलना नहीं है, मुझे एक जगह पे फिक्स होना है, और टाइपिंग मैंने नहीं करनी है, और टू द पॉइंट बात करनी है, बस छोड़ दो बाकी चीजें। ओके, हिस्टोरिकली दुनिया में जो ट्रेड होता रहा है करेंसी में नहीं था, वो क्या था? बार्टर ट्रेड था। बार्टर, BARTER, बार्टर ट्रेड मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, गुड्स का एक्सचेंज होता था। फॉर एग्जांपल ईरान को गंदम चाहिए, हमें चावल चाहिए, या हमें चावल गंदम चाहिए उनको चावल चाहिए, या हमें तेल चाहिए उनको गंदम चाहिए, या दूसरी कोई कमोडिटी, इसको कहते हैं बार्टर ट्रेड। ये तारीख में चला आ रहा है, अब कम हो गया है लेकिन ये हमेशा से था और रहेगा। दूसरा, जो कॉलोनियल करेंसीज हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल यूके था, यूनाइटेड किंगडम, वो कॉलोनीज जो बर्तानिया के अंदर थी या उनके कंट्रोल में थी, वो ट्रेड किस में करते थे? या तो बार्टर ट्रेड करते थे या पाउंड में ट्रेड करते थे। या तो बार्टर ट्रेड था या पाउंड में ट्रेड, यूके करेंसी पाउंड में या बार्टर ट्रेड। इट वाज ईदर बार्टर ट्रेड और ट्रेड इन पाउंड। लेकिन 1945 में बड़ा स्टेप हुआ टुवर्ड्स द डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब 45 नहीं, 44 में। और वो क्या था? अभी मैंने बताया कि IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
दो इंटरनेशनल बॉडीज एस्टेब्लिश की गई बैंक्स, और उन्होंने जो रिजर्व्स रखने थे वो मल्टीपल करेंसीज में रखने थे, पाउंड में, फ्रैंक, जर्मन मार्क वगैरह, जब तब जर्मन उसमें नहीं था, लेकिन सबसे मेन करेंसी तब भी क्या थी और आज भी क्या है? डॉलर। तो इंटरनेशनल बैंकिंग करेंसी कौन सी बन गई? डॉलर। फिर दूसरा क्या हुआ? ये भी डिसाइड हुआ कि अमेरिका प्रिंटिंग करेगा अगेंस्ट गोल्ड, बकिया दुनिया के ममालिक प्रिंटिंग करेंगे अगेंस्ट डॉलर। तो स्टेट बैंक्स ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज, यानी दुनिया के जो ममालिक है उनके स्टेट बैंक की करेंसी कौन सी बन गई? रिजर्व करेंसी डॉलर। तो ऑटोमेटिकली जब स्टेट बैंक की करेंसी डॉलर बन गई, रिजर्व करेंसी डॉलर बन गई, तो उन ममालिक का ट्रेड भी डॉलर में शिफ्ट होना शुरू हुआ। और फिर इसी में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, स्विफ्ट। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम मतलब क्या? ग्लोबल लेवल पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, अभी भी याद रखो 82% जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन हुई है वो किसकी हुई है? ग्लोबल ट्रांजैक्शन हुई है ऑफ डॉलर हुई है, यानी आउट ऑफ 100% ऑफ द ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो ग्लोबल लेवल पे हुई है, उसमें 82% डॉलर की हुई है। और वो कौन करता है? स्विफ्ट। तो ये सब कुछ कब डिसाइड हुआ? ब्रिटन वुड सिस्टम। आगे जाओ। दूसरा क्या हुआ? पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ। पेट्रो, नहीं, स्विफ्ट बैंक, स्विस नहीं आयशा, स्विफ्ट अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम है ये। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और यूएस के दरमियान में ये साइन हुआ। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या था? सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो अपना ऑयल ट्रेड डॉलर में करेगा, अपना ऑयल ट्रेड डॉलर में करेगा। सऊदी अरेबिया के साथ साथ बकिया जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको हम ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन ममालिक ने भी अनाउंस किया कि वो अपना ऑयल ट्रेड किस में करेंगे? डॉलर में। तो यूं इंटरनेशनल ट्रेड जो था ऑफ ऑयल वो डॉलराइज्ड हुआ। और दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेडिंग कमोडिटी कौन? ऑयल। जब ऑयल ट्रेड डॉलराइज्ड हुआ तो बकिया ट्रेड यानी बकिया कमोडिटीज का ट्रेड ऑटोमेटिकली डॉलराइज्ड हुआ। तो अमेरिका ने दुनिया में क्या कर दिया? द डॉलराइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें हम दो चीजें मेंशन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये दोनों डॉलराइज्ड हो गए, अमेरिका ने डॉलराइज कर दिए। उसके बाद चाइना ने क्या कर दिया? चाइना हैज बिगन द डी डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को चाइना ने डी डॉलराइज करना शुरू कर दिया। कैसे? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। यस, यस हादिया। चाइना ने
सबसे बड़ा काम टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन क्या किया है? दैट इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या बला है, इसको समझो. करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये होता है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और चाइना है, इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया कि जो चाइना पाकिस्तान के दरमियान में ट्रेड है वो किस में होगा? युवान वर्सेस रूबल. युवान वर्सेस पीकेआर डिसाइड होगा. चाइना रशिया ट्रेड, चाइना रशिया ट्रेड अब शिफ्ट होगा टू युवान वर्सेस रूबल. रशियन करेंसी जिसको लोग रबल कहते हैं. चाइना ईरान ट्रेड, युवान वर्सेस रियाल. ईरानियन रियाल का नाम, करेंसी का नाम रियाल है, ईरानियन रियाल. चाइना टर्की ट्रेड, युवान वर्सेस लीरा. तो इस तरीके से कोई 46 कंट्रीज हैं या 44 कंट्रीज हैं साइंड. उन्होंने क्या किया है? उन्होंने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद चाइना. मतलब क्या, इन तमाम ममालिक के साथ जो ट्रेड है चाइना का फ्यूचर में शिफ्ट होने वाला है टू करेंसी स्वैप, फ्रॉम डॉलर टू करेंसी स्वैप. तो एक बड़ा पोर्शन ऑफ ट्रेड शिफ्ट होगा फ्रॉम डॉलर टू करेंसी स्वैप. दूसरा हम क्या देख रहे हैं? युआन इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंग पे डॉलर में होता रहा.
कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम भी अपना ऑयल ट्रेड विद चाइना, किसी और के साथ नहीं, विद चाइना हम युआन में करने को तैयार हैं। ईरान ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि वो ईरान के साथ, चाइना के साथ भी और दुनिया के बकिया ममालिक के साथ भी ट्रेड युआन में करने को तैयार है। तो हम क्या देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे युआन की राइज हो रही है। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर, ब्रिक्स में जो आजकल क्या है, ये ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स प्लस है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हो गए। उसके बाद फिर प्लस है, यानी 5 और ममालिक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, ये ममालिक उसमें है, ईरान। तो यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, नहीं 10 ममालिक है, 7 नहीं 10 ममालिक है। यहाँ पे डिसाइड हुआ कि अपना ट्रेड ये ममालिक किस में करेंगे, करेंसी स्वैप में करेंगे। करेंसी स्वैप में अपना ट्रेड करेंगे और उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स ने कहा कि या उसके ब्रांचेस इंस्टॉल हुए हर मुल्क में। अब जो करेंसी स्वैप हो रही है उसकी ट्रांजैक्शन कौन करता है, एनडीबी करता है, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। फिर एक और भी बात डिसाइड हुई, चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि यूरोपियन sorry, BRICS should have its own currency, the way European Union has euro. जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में यूरो है, इस तरीके से हमारी करेंसी भी अपनी एक करेंसी हो। सो जितना ज्यादा ये ट्रेड, अब ये कितने ममालिक हैं, 10 ममालिक हैं, तकरीबन 32% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है ये ममालिक। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पे हैं, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर भी यहाँ पे है, यानी एनर्जी प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों यहाँ पे है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपना ट्रेड डॉलर से शिफ्ट कर रहे हैं तो करेंसी स्वैप। और दूसरा, नई करेंसी की बात भी हो रही है, और इन दोनों आइडिया के पीछे कौन है, चाइना। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड डी डॉलराइज हो रहा है। याद रखो, डॉलराइजेशन वर्सेस डी डॉलराइजेशन एक बड़ा क्वेश्चन है इस बार। अब इसको यूं शुरू करेंगे कि जो ग्लोबल लीडरशिप है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। मिलिट्री फैक्टर रोल प्ले करता है, टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है, इकोनॉमी रोल प्ले करती है। इकोनॉमी में मल्टीपल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, उनमें से एक बड़ा फैक्टर क्या है, करेंसी। और उस करेंसी के जरिए यूएस ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को डॉलराइज किया और चाइना उसको डी डॉलराइज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा आप कोई जर्नल स्टार्ट कर लेंगे, फिर डॉलराइजेशन बताएंगे, फिर डी डॉलराइजेशन बताएंगे। साइमा, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, डन। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, याद रखो मेरा जो पिछला मैगजीन है, अभी जो कमिंग है या नहीं, पिछला मैगजीन, तो मैंने फोकस किया था चिप पे, मोस्टली मैंने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया था। 3 टॉपिक्स मैंने चिप टेक्नोलॉजी के गिर्द घुमाए हैं और एक प्योरली चिप पे था। तो यूएस चाइना इस वक्त जो लड़ाई हो रही है वो किस पे है, चिप पे है। आई एम श्योर वो मैगजीन तुम लोगों के पास है। तो सिर्फ इसको संभाल के नहीं रखना, उसे पढ़ना भी है। और प्लीज, जो मैं क्लेम करता हूं कि वो एफर्ट कितनी है,
پلیز مجھ پہ کرٹیک بھی کریں کہ کیا واقعی اتنی ایفرٹ ہوئی بھی ہے، اتنا اچھا ہے بھی جتنا میں کلیم کرتا ہوں. اوکے نا، اب پڑھ کے بتاؤ گی؟ تیری ایسی کہ تیسی. دیکھو پابلو اسکوبار کہہ رہا ہے اس سے بھی اچھی ہے. کیا نام دیا میں نے تمہیں؟ بائی دا وے آئی لو دا کریکٹر پابلو. مجھے دو کریکٹر ابھی تک پسند آئے ہیں لٹریچر میں، موویز میں نہیں، لٹریچر میں. دو کریکٹرز مجھے پسند آئے ہیں، ایک پابلو اور دوسرا کیا نام ہے اس کا، وہ ناول جو ہے بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم. انانا مارا اسپائڈر مین سیف کیا بات کر رہے ہیں. گاڈ فادر، فراناز، یس، گاڈ فادر. بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم. یہ ناول پڑھنے والا ہے. یس. میں صرف ایک بات کروں ہمارے بارے میں، مجھے کیا بچوں کا نہیں پتا کون کہاں پہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پابلو ہے یہ سی ایس ایس آرام سے کر جائے گا. اب آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ سر نے کس بنیاد پہ یہ بات کر لی. اس نے یہاں پہ مجھے 3 کتابوں کے نام بتائے، 3 نہیں 2 کے، مطلب کیا ہی ریڈز. تو پابلو، سی یو ان دا انٹرویو سیشن. میرا ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت کام ریڈنگ کرنا ہے. تھینک یو. اوکے ناؤ سر ناٹ ٹیچنگ. دیکھو ریڈنگ کرو گے تو آگے کچھ کرو گے نا، وہ ٹیچنگ کرنا ہے کیا کرنا ہے. آمین آمین مریم نور، انشاءاللہ ایسے ہوگا، لیکن مریم اس کے لیے پہلے غیرت کرنی پڑے گی، اور غیرت کرنے کے لیے پہلے پڑھنا پڑے گا. ہاں جی، یو ناٹ رانگ، یو ناٹ رانگ. لیکن یاد رکھو اچھا ٹیچر اچھی بک یا اچھی ریڈنگ کے بغیر تو نہیں بن سکتا نا. اوکے بہت اچھے ہیں مریم نور. نوٹس میرے بہت اچھے ہیں یا لیکچر میرے بہت اچھے ہیں یا میگزین، یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو تم لوگ بچوں بتاؤ گے. لیکن ایک چیز بڑی پکی ہے، ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس سے بھی پکی چیز کیا ہے، اللہ کا کرم بہت ہے الحمدللہ. جنت کہتی ہے آپ کا لیکچر لے کے ہیڈک نہیں ہوتی. لیکچر سے ہیڈک ہوتی ہے.
ہاں ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کمران خان. اوکے آگے جاؤ آگے. تھینک یو جی. اوکے ناؤ چپ وار. چپ از کیا؟ سیمائی کنڈکٹر یا سیمی کنڈکٹر. اس کو میں کیسے شروع کروں؟ شاید یہاں پہ میں نے ایسے ہی کیا ہوا ہے. 20th century was dominated by hydrocarbons. یعنی 20th century کی اکانومی کا سینٹرل پوائنٹ کیا تھا؟ ہائیڈرو کاربن تھا، آئل تھا. 21st century کا ایک اور بڑا میجر سینٹر کیا بنتا جا رہا ہے؟ ہائیڈرو کاربن کے ساتھ ساتھ میجر سینٹر کیا بنتا جا رہا ہے؟ چپ، سیمائی کنڈکٹر. ہو جائیں گی، ڈونٹ وری. آپ لوگ بس مجھے سنیں سمجھیں. Currently, more than $12 trillion 12 ہزار ارب ڈالر کی انڈسٹریز اکانومیز آر ڈیپینڈنٹ آن چپس. مور دین اس 12 ٹریلین میں سے more than 7 trillion of US and Chinese industries economies are directly dependent on chips. جنت صبر کرو، وہ آ جائیں گے. وہ کہیں غائب ہو گئی ہوگی، واپس آ جائے گی، صبر کرو. تو دنیا میں $12 ٹریلین پلس کی جو اکانومی ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے چپ پہ. اور اس $12 ٹریلین میں صرف چائنا اور یو ایس کی جو اکانومی ہے وہ تقریباً 7 ٹریلین ہے. یعنی بقیہ دنیا کا 5 ٹریلین اور 7 ٹریلین یو ایس چائنا کا کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ڈائریکٹلی چپ. مثال کے طور پہ کیسے؟ The world defense industry is a steel. It's a piece of iron without a chip. چپ کے بغیر ورلڈ ڈیفنس انڈسٹری کسی کام کی نہیں، وہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتی. وہ جیٹ فائٹرز ہیں، وہ سب میرینز ہیں، وہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ وار شپس ہیں، وہ میزلز ہیں، جو کچھ بھی ہے ڈیفنس ڈیپینڈنٹ ہے چپ. ایک the world transport industry is again overwhelmingly dependent. یا سینٹرل پوائنٹ کیا اس کا، کور پوائنٹ کیا اس کا؟ چپ. وہ شپ ہے، وہ ٹرین ہے، وہ ایئر لائن ہے، وہ بس ہے، وہ کار ہے، سب ڈیپینڈنٹ. ٹرانسپورٹ، ڈیفنس کا ہے، ٹرانسپورٹ کا. تیسرا الیکٹریکل انڈسٹری چپ کے بغیر نہیں چل سکتی. وہ فین ہے، وہ اے سی ہے، وہ ریفریجریٹر ہے، وہ مائکرو ایون ہے، وہ کوئی بھی جنریٹر ہے، وہ کوئی بھی موٹر ہے، چپ کے بغیر نہیں چل سکتی. کوئی بات نہیں. یو گاٹ ڈسکنیکٹڈ. اب تم کو ہوسٹ ہو کہ نہیں ہو؟ ہماری ابھی ہمارے ساتھ ہے ماریا، ماریو.
साइमा, मैंने नहीं सुना, तुम सुना लो. नहीं नहीं, चिप पे डिपेंडेंट है, चीप नहीं. चीप नहीं, चिप होते हैं. चिप, चीप नहीं. जी. ऑलराइट. मारिया, मारिया, हेलो. अच्छा तुम फाइल, मारिया इसको कोहोस्ट बना लो प्लीज. ये डिस्कनेक्ट कर गई थी. क्या नाम है इसका? क्या नाम था तुम्हारा? ओलंपिक कोट वाली. हाँ जी, अरूज. वो शायद फिर डिस्कनेक्ट कर गई. कमरान, तुम कहाँ से हो? फैसलाबाद से? ओ, तुम तो वहां से हो जो मीम से शुरू होते हैं और सी पे खत्म होते हैं. ओ, ओके. ओके. आ जाएगी, डोंट वरी. देखो, ये तो तुमने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा. लेकिन एक चीज है, फैसलाबाद फैसलाबाद है. लोग अगर हों तो फैसलाबादी जैसे हों. खाना पीना, ड्रेसिंग, घूमना फिरना. मैंने ये नहीं कहा कि पठान नहीं अच्छे, कि सब अच्छे हैं. लेकिन फैसलाबादियों का कोई मुकाबला नहीं. जी. और फैसलाबाद के टेक्सटाइल का क्या क्या कहना है, क्या कहना टेक्सटाइल? वहां पे तो मेरे ख्याल में एक दो आउटलेट्स या कंपनी शॉप्स हैं इसके. मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है इसके. ये जो जॉगर्स हैं, क्या नाम है इसको, वन का भी है मेरे ख्याल में, और इसका भी है. लाहौरी. मैं पश्तून होके कहता हूँ कि लाहौरी लाहौरी है. एडिडास का भी है. जी. अच्छा, अगर ये लाहौरी है तो इसका मतलब क्या, इसने बड़े सारे खोते खाए हुए होंगे. कमरान, याद रखो. ओके. हाँ जी. ऑलराइट, वापस आओ. तुम गोश्त नहीं खाती? चल झूठी, गोश्त नहीं खाती. जैसे, इसका मतलब क्या, अगर तुम गोश्त नहीं खाती तो इसका मतलब क्या, तुम पिछले जन्म से वही हो जो मैं समझ रहा हूं? नहीं नहीं, पेरिपोना हो. ओके. नो ऑफेंस टू द रिलीजन, आई रिस्पेक्ट देम इक्वली. सिर्फ इनका मजाक उड़ा रहा हूँ. ओके. ओके. आजा वापस नाउ. सो दुनिया में मोर देन $12 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है, वो चिप पे डिपेंडेंट है. और चाइना की और रशिया की, सॉरी, यूएस की मिला के $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है, वो चिप पे डिपेंडेंट है.
right? Now, अब मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ चिप कौन कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेजर प्रोड्यूसर है, लेकिन डिफेंस रिलेटेड चिप्स का, यानी चिप्स रिक्वायर्ड फॉर वेपन्स, उसका प्रोड्यूसर है। यूरोप में स्पेशली यूके, जर्मनी चिप के प्रोड्यूसर है, लेकिन डिफेंस प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, अमंग चिप प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन सेंट्रल पॉइंट ऑफ चिप इज ताइवान। ताइवान सेंट्रल है, ताइवान इज सेंट्रल टू चिप पॉलिटिक्स। चिप पॉलिटिक्स में वो सेंट्रल है। क्यों सेंट्रल है? दुनिया का सना, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा तो मैं तो सुनाई दे रहा हूं ना। यस, सबसे पहले दुनिया में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल ऑफ चिप के लिए जो चाहिए वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो कहां पे है? वो चाइना में है, सॉरी इधर ताइवान में है। दूसरा, एक और बात यहां पे नोट कर दे, एंड दैट इज ताइवान में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है चिप की, वो ताइवान में है। उसमें यूएस इन्वेस्टर्स भी हैं, चाइनीज इन्वेस्टर्स भी हैं चिप में, ताइवान ही में, राइट? उसके अलावा फिर सबसे एडवांस्ड और चीपर चिप्स जो बनाता है वो कौन बनाता है? ताइवान। तो यूएस चाइना राइवलरी का एक मेजर डायमेंशन जो आजकल बना हुआ है वो क्या है? वो है चिप। कैसे? यहां तो कि मैंने चिप बता दिया कि चिप की इंपॉर्टेंस क्या है। अब यूएस चाइना राइवलरी में ये बड़ा फैक्टर है। लास्ट में जिन्हें मैंने तफसील में लिखा हुआ आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं, एंड दैट इज कि ट्रेडिशनली वर्ल्ड लीडरशिप, जो वर्ल्ड लीडरशिप थी वो डिसाइडेड ऑलवेज बाय डिफेंस एंड इकोनॉमी। इन दो चीजों ने डिसाइड किया, डिफेंस और इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि कौन कहां पे लीडरशिप में है, वर्ल्ड लीडर है, रीजनल लीडर है, कितना है। बट इन 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगा, टेक्नोलॉजी वुड प्ले द मेन रोल, टेक्नोलॉजी का मेजर रोल होगा। अगर ये लिखना है तो उसको अलग पैराग्राफ लिखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट बिल्ड किया है। मैंने शायद ये कहीं पे किया हुआ होगा कि यूएस चाइना राइवलरी जो इस वक्त है वो डोमिनेट कर रही है किस चीज में? टेक्नोलॉजी में। और जिसने टेक्नोलॉजी में डोमिनेट कर दिया उसने ग्लोबल राइवलरी में या ग्लोबल लेवल पे वो लीडर बनेगा। ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी में कौन है? यूएस ट्रेडिशनल लीडर बना रहा है, यूएस ट्रेडिशनल लीडर इन टेक्नोलॉजी। मैंने एक टॉपिक को उसमें डिस्कस किया होगा, हु रूल्स द वर्ल्ड, वो की टॉपिक है इसमें। नाउ टेक्नोलॉजी में वो लीड करता आ रहा है यूएस। कैसे? इंटरनेट, इंटरनेट हुआ, अब मोबाइल्स, लैपटॉप्स, एक्सेट्रा। लेकिन नाउ अब क्या है? चाइना हैज
और चाइना ने हर किसी को सरप्राइज किया है हवा के जरिए, स्वामी के जरिए। 5G के जरिए, साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए। सरप्राइज किया जा रहा है। यूएस ग्लोबल लीडर रहा है इन टेक्नोलॉजीज, लेकिन अब चाइना की अनप्रेसिडेंटेड राइज है इन इन एरियाज में। और यूएस चाइना जो राइवलरी है, यूएस चाइना राइवलरी वो डोमिनेट कर रहा है कौन? डोमिनेटेड बाय चिप, कुछ डोमिनेट कर रहा है। सो whosoever controls the chip, यहां पे लिखा हुआ होगा, जो चिप को कंट्रोल करता है, चिप कॉरिडोर को कंट्रोल करेगा, वो टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करेगा। और चाइना को एडवांटेज क्या है? ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, autonomous कहो, autonomous part is an autonomous part of China. If China invades या China controls, अगर चाइना कंट्रोल करता है ताइवान, अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल करता है, it would, if China controls Taiwan, it would control the chip corridor, वो chip corridor control करेगा, and resultantly upper hand होगा उसके पास in टेक्नोलॉजी वॉर, टेक वॉर में उसके पास अपर हैंड होगा, और यूएस को सेटबैक्स होंगे। डन। एक और चीज, अब बताइए ओके। यूएस चाइना राइवलरी एंड ताइवान, यूएस चाइना राइवलरी एंड ताइवान, ये क्या है? यहां पे लिखा हुआ है, आप इसी में आप 1949 में जब मेनलैंड चाइना, जो आज का चाइना है, वहां पे कम्युनिस्ट आ गई, रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, तो यहाँ के जो किंग थे वो कहां पे भाग के चले गए? वो चले गए ताइवान, और वो अपनी वहां पे अपनी हुकूमत बना दी। 1949 से लेके 1972 तक जो
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप थी, वो मेन लैंड चाइना ने रिप्रेजेंट नहीं, वो ताइवान ने रिप्रेजेंट। ताइवान का नाम तो चाइना का सोचते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली किसने, ताइवान में। ये कैसे, ये क्या कहानी है? एक है पीपल रिपब्लिक चाइना, पीआरसी, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वन इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक। जी जी जी, मैं सुन रहा हूं, मैं चीख चीख के ना, अब हर बात रूज यहाँ पे लिखी हुई थोड़ी होती है, कुछ थोड़ा सा अपने अक्ल का भी इस्तेमाल करना होता है। हर किसी ने कुछ ना कुछ अपने लिए लिखना भी होता है। एक है पीआरसी, दैट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, या मेन लैंड चाइना, जो आज हम जिस चाइना को देखते हैं उसका नाम पीआरसी है। एक नाम है आरसी, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, या डीआर, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका मतलब ताइवान का जो ओरिजिनल नाम है, ट्रेडिशनल नाम है, वो आरसी है, रिपब्लिक, जिसको डीआरसी भी कहते हैं। हाँ जी, मरियम बोलो, मरियम बोलो। आप यकीन करेंगे कि मैंने माइक को है बिल्कुल अपने लिप्स के साथ ऑलमोस्ट लगाया हुआ था। अब्दुल सलाम कह रहे हैं नो वॉइस। ओके, अभी आ रही है, ठीक है, ऑल राइट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सर अभी तो दें, मेनलैंड चाइना या ताइवान। दूसरा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स ताइवान। ओके, नाउ अब चाइना क्या कहता है? चाइना क्लेम, चाइना क्लेम करता है ओनरशिप, या उसे क्या है, चाइना टेरिटोरियल क्लेम करता है ऑन ताइवान। ये लिखा हुआ कहीं ना कहीं तो होगा, ऑन ताइवान, उसका ताइवान टेरिटोरियल क्लेम है सिंस 1949, सबसे मॉडर्न देन चाइना। 41 नहीं, 49। और वो किस तरीके से, अंडर द पॉलिसी ऑफ बेजिंग, बेजिंग की पॉलिसी है, कहीं पे लिखा हुआ है, आप हम क्लिक करिए, बेजिंग, दैट इज कॉल्ड नाइन डॉश लाइन,
9 dash lines under the policy of Beijing named or called 9 dash lines. और वो क्या है? All the islands in the South China Sea, including Taiwan, are the sovereign territories. वो sovereign territories हैं of China. ये चाइना के sovereign territories. All the islands in the South China Sea, specifically Taiwan, are the sovereign territories of China. ये चाइना की policy. US ने ताइवान को प्रोटेक्ट करना शुरू कर 1950s में और इसको C2 का हिस्सा बना दिया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर उसका बन गया. लेकिन अच्छा, और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन भी उसके साथ एस्टेब्लिश किए यूएस ने, और यूएस ने अपनी एम्बेसी ताइवान में लगा दी, इंस्टॉल कर दी, बीजिंग में नहीं. लेकिन फिर 1972 में यूएस की पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंज आया. चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ यूएसए इन 1972. ये लिखा हुआ है, आगे देखो ये लिखा हुआ है. 1972 में ड्रास्टिक चेंज आया इन द पॉलिसीज ऑफ यूएस. कैसे? यूएस ने ताइवान पे चाइना का क्लेम मान लिया, यहाँ ताइवान चाइना का हिस्सा. दूसरा, मेनलैंड चाइना की मेंबरशिप इन द यूएन जनरल असेंबली एंड यूएस पॉलिसी मान ली, इसने यूएस ने. फिर यूएस ने अपनी एम्बेसी ताइवान से शिफ्ट करके बीजिंग में कर दी, और ये यूरोपियन कंट्रीज ने भी यही कर दिया. अच्छा, एक लंबी लिस्ट है कि यूएस की पॉलिसीज में ये चेंज क्यों आया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. लेकिन यूएस की पॉलिसी चेंज हो गई. ठीक. अब जब यूएस की ये पॉलिसी चेंज हो गई, इसको नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक एम्बेगुइटी. इस पॉलिसी को नाम दिया है स्ट्रेटेजिक एम्बेगुइटी. यानी ताइवान के मसले पे हम क्या है, हम एम्बिगुअस, हम क्लियर नहीं. पहले कहते थे कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम ताइवान के इशू पे एम्बिगुअस हैं. अब क्या हुआ? Xi Jinping, the president of China, announced to mainstream ये मैंने कहीं ना कहीं पे लिखा होगा इस तरीके से, आउट ऑफ वो ना लिखो इसको. और वो क्या है? वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी. वन कंट्री टू सिस्टम, इसका मतलब क्या? मेनलैंड चाइना में mainland China, in the mainland China, वो पॉलिसी क्या है? वन कंट्री टू सिस्टम. मेनलैंड चाइना में पीआरसी होगा, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होगा, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी. एंड डीआरसी जो कि ताइवान है, वहां पे डेमोक्रेटिक. सो वन कंट्री टू सिस्टम. मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट हुकूमत,
ताइवान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और फिर ताइवान अपना डिफेंस, अपनी फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, करेंसी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस हैंड ओवर करेगा टू PRC, वो मेनलैंड चाइना को हैंड ओवर करेगा। लेकिन PRC इज नॉट रेडी टू दैट, वो ये करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पे यूएस ने क्या कर दिया, यूएस ने डिप्लॉयमेंट कर दी, बल्कि अपना क्या कहते हैं जो उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, उससे भी पहले यूएस की जो स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस है, उसने विजिट किया तो चाइना, सॉरी ताइपी, ताइवान, कई सारे यूएस हाई ऑफिशियल्स ने विजिट किया ताइवान का, और वो चाइना की इजाजत के बगैर किया। ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया वाशिंगटन का, वो भी चाइना की मर्जी के खिलाफ किया। तो उसके बाद क्या किया हुआ है, चाइना ने एनसर्कल किया हुआ है किसको, ताइवान। कल की बड़ी खबर है, कल की, कि चाइना ने ताइवान को एनसर्कल किया हुआ है, चाइना ने ताइवान को एनसर्कल किया हुआ है। कैसे, उसकी नेवी ने एनसर्कल किया हुआ है। दूसरा, चाइनीज एयरफोर्स फ्लाई कर रहे हैं इन द एयर स्पेस या नियर द एयर स्पेस ऑफ ताइवान। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना मिसाइल फायर कर रहा है, और वो टेस्टिंग कर रहा है, मिसाइल फायर यानी एक्सरसाइजेस कर रहा है, और वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है फ्रॉम सी टू सी, फ्रॉम सी टू सी, फ्लाइंग ओवर ताइवान। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इन दोनों के दरमियान में कैसी है? नंबर वन, एक तरफ पे तो चाइना ने एनसर्कल किया हुआ है ताइवान को, और वो क्या, कि अगर यूएस यहाँ पे इंटरवीन करता है तो करूंगा, और उसने अपनी डिप्लॉयमेंट कर रखी है। और मजीद वो क्या कहता है कि मैं ताइवान को हर सूरत में अपना पार्ट बनाऊंगा। दूसरी तरफ पे यूएस ने क्या किया हुआ है, यूएस ने चाइना को एनसर्कल किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस डील साइन किया, उसका नाम है आकुश, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील है। इंडिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और डील है, उसका नाम है क्वाड, वो साइन किया हुआ है। उसके अलावा फिर उसकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है गुआम में, ओकिनावा में, मलाका में, ये पूरा इस रीजन में है। और अभी रिसेंटली उसने फिर डिप्लॉयमेंट कर दिए, कहां पे, स्ट्रेट ऑफ ताइवान में, स्ट्रेट ऑफ ताइवान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी यूएस ने। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि जा रही हैं किस तरफ पे, टुवर्ड्स वॉर। बट बोथ द कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड वॉर। मतलब क्या, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। कैसे, यूएस ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर में पंच चुका है। यूएस is stuck in two fronts war. One is in the Middle East, दूसरा in Ukraine. It cannot afford to open a new war zone against China too. China, on the other hand, cannot afford a war either. वो क्यों? If it annex Taiwan, अगर ये ताइवान को एनेक्स करता है, तो फिर यूएस, यूरोप, जापान, आसियान एंड ऑल द एलाइड कंट्रीज क्या करेंगे, वुड इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइना, वो तमाम चाइना पे सैंक्शन लगाएंगे। अगर चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो इकोनॉमिक है, तो वो
اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو کھونا نہیں چاہے گا. نیکسٹ آگے کرو. دونوں ممالک انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. بس یہیں پہ دونوں ممالک انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. چائنا میں میجر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے امریکہ نے اور امریکہ میں میجر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے چائنیز نے. دونوں ایک دوسرے کے بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں اور چائنا لارجسٹ لون پرووائڈر ہے ٹو امریکہ. 1500 ارب ڈالر پلس لون دے چکا ہے. اس لیے ان دونوں ممالک کو آپس میں نیگوسیشن کرنی پڑے گی اور وہ نیگوسیشن کر بھی رہے ہیں. آخری 4 پوائنٹس ہیں اور آپ کو بتا دوں آپ لوگوں نے اس کو کہاں سے کیا. اب اس کو ہوم ورک. بائیڈن بائیڈن شی جن پنگ میٹنگ ان واشنگٹن 2023 میں. اس کا کیا ہے پریس ریلیز وہ پڑھ لو. اچھا اگر خواہ کسی کو یہ مزید یہ چیزیں چاہیے کسی کو ون کنٹری ٹو سسٹم پہ لیکچر چاہیے تو یوٹیوب پہ میرا موجود ہے. ہاں اس نام سے نہیں ہوگا. یو ایس چائنا کے لیکچر کا حصہ ہوگا. انسرکلمنٹ آف چائنا پہ بھی ہوگا. کواد اکوس پہ ہوگا. چائنا پالیسی ٹوورڈ ساؤتھ چائنا سی پہ 9 ڈاش لائن پہ بھی ہوگا. بائیڈن جی میٹنگ پہ بھی ہوگا. یہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. فریحہ تم ایک کام کرو جاؤ مارکیٹ میں اور کھوتے کا کے آؤ.